नमस्कार। आजकल कश्मीर मुद्दा खबरों में बहुत है और मेरे सुनने में आया है कि सिर्फ़ साव लोग ही नहीं लेकिन दिल्ली के बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में, कॉलोनीज़ में ड्राइवरों के बीच लड़ाइयाँ छिड़ रही हैं। और अगर हमारे मुस्लिम भाई कहीं काम कर रहे हैं, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, या हमारी मुस्लिम बहनें कहीं घर में कुकिंग वगैरह का काम कर रही हैं, तो जो दूसरे कम्युनिटी के स्टाफ है वो उनको टोक रहे हैं। और ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने सोचा कि मैं कोशिश करती हूँ कि कश्मीर मसला वहाँ जो हुआ है, वहाँ जो होता आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी मैं आपसे बात कर लूँ। एक तो आप सब इस बात को याद रखिए और इसके सबूत पूरे सोशल मीडिया पे आप जहाँ भी जाएंगे आपको मिलेंगे कि जो हादसा हुआ है उसकी कड़ी निंदा समाज के हर सेक्शन से आया है। मुस्लिम, हिंदू, कश्मीरी, तमिल, बंगाली, जो जहाँ से भी कोई भी भारतीय है, कोई भी इंसान है, उनको इस हादसे से बहुत चोट लगी है। और कोई भी इसके पक्ष में नहीं है कि ऐसे निर्दोष टूरिस्ट को, जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उनको ऐसे मारा गया सामने से। और कहते हैं धर्म पूछ के मारा गया। कोई भी इसके साथ नहीं है। और कश्मीरी मुस्लिम समाज और पूरे भारत में मुस्लिम समाज बड़ी बड़ी संख्या में सामने से आके बाहर निकल के उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, मस्जिदों में प्रदर्शन किए हैं कि ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ख़राब चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात है कि वहाँ जो टूरिस्ट थे, जो वहाँ थे जब गोलियाँ चलने लगी, उनके खुद बयान आए हैं कि कैसे वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने उनकी मदद की और अपनी जान को दावे पे रख के वो वहाँ भाग के उनको अपने घोड़ों पे या अपनी गाड़ियों में या पीठ पे लाद के उनको वहाँ से उन्होंने निकाला, अपने घर खोले, आप यहाँ आइए, आप यहाँ रहिए और आप अपना इलाज करवाइए, आप खान पान कीजिए जब तक कि आपको आपके मदद के लिए गवर्नमेंट किसी को भेजे। ये उन्हीं लोगों ने कहा है और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, विधायक वगैरह हैं, आप उनके बयान आप सुन सकते हैं। तो ये आइडिया कि हर मुस्लिम इसकी फेवर में है या हर कोई मुस्लिम टेररिस्ट है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम इंडिया में जहाँ भी कोई टेररिस्ट देखते हैं तो वो मुस्लिम होता है, इसका क्या जवाब है, तो आई मीन इसका मैं क्या जवाब दूँ? आप मुझे बताएं कि आप हिंदू हैं और आजकल जो गवर्नमेंट हमारी बनी है मोदी जी की, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि वो हिंदू हैं और अब हिंदुओं का राज है। तो आप मुझे बताइए कि जो जीएसटी चल रहा है, जो गैस के दाम हैं, क्या आप उसको डिसाइड करते हैं? आप तो नहीं डिसाइड करते हैं। तो उसको देख के अगर किसी को लगे कि ये ठीक नहीं है, तो क्या वो सारे हिंदुओं को ऐसे बता दें? ये इन चीज़ों में हिंदू मुस्लिम नहीं है। और जो हो रहा है ये किसी आम बंदे के हाथ में थोड़ी है, साहिब लोगों के हाथ में ही नहीं है। तो जो कोई ड्राइवर या कहीं कोई ऐसे नौकर चाकर का काम कर रहा है, क्या वो उसके हाथ में होगा? अब देखिए, आपको शायद पता नहीं कश्मीर मुद्दे के बारे में क्या क्या चल रहा है व्हाट्सएप पे और रील्स पे। और हमने अपने घर में तो टेलीविज़न बहुत सालों से बंद रखा है, कभी कभी कोई पिक्चर देखने खोल लेते, नहीं तो न्यूज़ तो खबर तो हम बिल्कुल देखते ही नहीं है। और अखबार भी आता है लेकिन पढ़ना बंद कर दिया है।
तो मैंने सोचा कि शायद ही आपको कश्मीर मुद्दे के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हो, और उसके बारे में जो मेरी समझ है, मैंने सोचा मैं हिंदी में आपको समझाऊं, शायद आपको उसमें कुछ ठीक लगे और आपका रोष थोड़ा कम हो, गुस्सा थोड़ा कम हो। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, बंगले में रहने वाले, हम कभी मारपीट तो हम लोगों में होती नहीं है, हमारे बच्चे कभी जेल नहीं जाते, और अगर कहीं जंग भी छिड़ जाए तो हम जैसे लोगों को आखिरी में बुलाया जाता है, और जब हम जंग के मैदान में भी आए तब भी सबसे पहले कोई कर्नल और मेजर नहीं होता, सबसे पहले तो आम सैनिक होता है, आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके बेटे, आपके भाई। तो ऐसे इसमें भिड़ने से पहले टीवी में या कुछ इन लोगों से की बातें, पॉलिटिशियन की बातें सुनने पर भड़कने से पहले आपको भी मालूम होने चाहिए कि सारे पक्ष क्या हैं, और फिर उसको सुनने के बाद शायद आपको लगे कि पता नहीं, मैं नहीं कहूँगी आपको क्या लगेगा, ये आप मेरी बात सुन लीजिए। तो बात ये है कि जब हम यहाँ ब्रिटिश राज था, तो भारत में कुछ कुछ प्रांत थे जहाँ ब्रिटिश हुकूमत डायरेक्टली ये गद्दी में थी, मतलब उनका राज डायरेक्ट था, उन्होंने अपनी सिविल सर्विस बनाई और उसमें वैसे, मतलब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था वैसे चलती थी। लेकिन कुछ कुछ प्रदेश थे, जैसे कि कश्मीर, जैसे केरला, और बहुत जगह है, हैदराबाद, जहाँ जो लोकल राजा था उसको हटाया नहीं गया, और डायरेक्टली उस लोकल राजा का राज था, और वो लोग ब्रिटिश हुकूमत को मतलब उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन राज उन्हीं का था। तो जो कानूनी अगर नज़रिए से देखा जाए, तो जब यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत गई और हुकूमत की ट्रांसफ़र हुई ब्रिटिश से इंडियंस को, तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट राज था, वहाँ वहाँ इंडियन की नई स्वतंत्र गवर्नमेंट ने हुकूमत अपने हाथ में ली। लेकिन सवाल ये उठा कि वही चीज़ जहाँ जहाँ लोकल राजा थे, वही चीज़ वहाँ नहीं हो सकती थी, लीगली अगर देखा जाए। तो नेहरू और सरदार पटेल ने इन लोकल राजाओं की सहमति लेने के लिए वो वहाँ गए। कुछ कुछ राजाओं ने बहुत जल्दी ही अपनी सहमति दे दी, और वो हमेशा ऐसे नहीं था कि उन्होंने फ्रीली ये सहमति दी, क्योंकि जहाँ ये बहुत छोटे प्रांत थे और आसपास उनका कोई मदद करने के लिए नहीं था, उनको बताया गया कि या तो आप हमारे साथ आ जाएं, नहीं तो हमारी फ़ौज यहाँ खड़ी है। और कुछ कुछ प्रांतों में ऐसे हुआ, वो थोड़ा डगमगा रहे थे, हम ऐसे करें कि वैसे करें, क्योंकि उनके इतिहास में वो हमेशा दिल्ली से कुछ अलग उनकी हैसियत थी, तो वो सोचते थे कि क्यों ना हम उसको रख लें। और तो जैसे फिर दिल्ली ने अपने फ़ौज के हेलीकॉप्टर भेज दिए या जो भी है, तो जहाँ जहाँ ऐसे हो सकता था वहाँ वहाँ ऐसे हुआ। कश्मीर में ये बात थी कि कश्मीर और हैदराबाद जो दो जगह थे जहाँ मुस्लिम बड़ी तादाद में थे, और कश्मीर हैदराबाद में निज़ाम ने फिर मान लिया, वो इंडिया में ही रहे। कश्मीर के राजा हिंदू थे, मेजॉरिटी वहाँ ज़्यादा मुसलमान ही थे, लेकिन वहाँ के राजा बहुत पहले से हिंदू ही थे, और वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो हम यूपी के लोग और दिल्ली के लोग जिसको गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, वो चीज़ वहाँ बहुत ही प्राचीन थी, पहले से थी। और वहाँ के कश्मीरी पंडित जो हिंदू थे, उनकी अपनी एक संस्कृति थी, और उनकी अपनी वहाँ एक चीज़ थी। तो और वहाँ के राजा चाहते थे शायद कि
कश्मीर ना पाकिस्तान ना इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ जाए और उसकी अपनी हैसियत होनी चाहिए। वो बहुत डगमगा रहे थे और वहाँ मुद्दा भी अलग था, क्योंकि अगर हम अपनी फ़ौज ऐसे भेज देते, और जब बंटवारा हुआ उस टाइम भी इतनी मौतें, बहुत खून बहा था, और हम चाह रहे थे कि भारत अब आगे देखे, किसी भी जगह में जंग में फंस ना जाए, हमें अपना नया देश स्थापित करना था। तो उतने में ये सब ये डगमगा रहे थे हम क्या करें, और उतने में पाकिस्तान ने एक तरफ से अपनी फ़ौज भेज दी और कश्मीर का एक हिस्से पे उन्होंने जबरन काबू ले लिया। उसको आज तक हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जो लीगली भारत का ही और कश्मीर का ही, इंडियन कश्मीर का ही हिस्सा है। तब जब ये हुआ तो वहाँ के राजा ने अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, हम भारत के साथ रहेंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशन है, शर्तें। हाँ, और उन शर्तों में ये था कि हमारी स्पेशल स्टेटस होगी। स्पेशल स्टेटस का मतलब एक तो था कि वहाँ जो कश्मीरी नहीं है वो वहाँ जाके अपना घर नहीं बना सकता था, वो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकता था, और कुछ कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पे सिर्फ कश्मीर पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। अब इसको लेके बहुत बड़ा चढ़ा के बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने शुरू से ही उनकी मतलब इस पे कंप्लेंट रही है, लेकिन वास्तव में बात यह है कि जो हिमालय के जो प्रांत हैं, जो ये माउंटेन स्टेट्स हैं, उन सब स्टेट्स में कुछ ना कुछ पाबंदियां हैं कि वहाँ के जो रहने वाले नहीं हैं वो वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते हैं, और ऐसी चीज़ें और प्रांतों में भी हैं। जैसे कि राजस्थान में आपको दिखाना होता है कि आप वहीं के हैं, कुछ कुछ जगह में ऐसे नहीं है कि भारत के हर दूसरे प्रांत में कोई भी आसानी से जाके कोई भी ज़मीन ले सकता है, और सिर्फ कश्मीर में ही ऐसी बात है। ऐसा नहीं है। कुछ कुछ प्रांतों में ये रूल्स इसलिए हैं क्योंकि वैसे भी जहाँ पहाड़ी इलाकों में इतनी ज़मीन होती नहीं है जिस पे घर बनाया सके, और फिर किसानों को अपना मतलब धान वगैरह उगाने के लिए भी ज़मीन चाहिए होती है। तो मतलब इन चीज़ों को बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन इसमें जो ये स्पेशल स्टेटस है उसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि वो कश्मीर ही एक अलग चीज़ है और बाकी भारत में बिल्कुल अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। खैर, कहा जाता है कि नेहरू सोचते थे कि देखिए, जब कश्मीर देखेगा कि भारत में हर संप्रदाय को एक ही नज़रिए से देखा जाता है, कानून के सामने सब एक हैं, तो ये जो स्पेशल स्टेटस वाली बात है, क्या इसमें जो मुस्लिम मेजॉरिटी है ये मुस्लिम मेजॉरिटी ही रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें चले जाएंगी और ये स्पेशल स्टेटस भी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 बार पाकिस्तान ने कश्मीर पे वार किया, 3 बार पाकिस्तान हारा भी हमसे, और लेकिन क्योंकि वहाँ इतनी अस्थिरता थी, बार बार वहाँ जंग हुए हैं, तो भारत को अपनी फ़ौज वहाँ भेजनी पड़ी, और फिर वो फ़ौज वहीं पे तब से रह गई। और क्या होता है, आप दुनिया में कहीं भी देख लें, और भारत में भी ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ फ़ौज परमानेंटली वहाँ ड्यूटी पे रहती है, वहाँ लोकल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ देर के बाद बहुत कंप्लेंट आते हैं, और फ़ौज की ट्रेनिंग नहीं है कि वो सिविलियन जगह में राज करे, उनकी ट्रेनिंग ही अलग है। और ये इसको मैं फ़ौज को भी दोषी नहीं मानूंगी, ये केंद्र सरकार और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, ये उनकी ज़िम्मेवारी है कि फ़ौज को वहाँ से हटाए, और जो भी वहाँ चल रहा है वहाँ जो भी मसले हैं उसको हल करे, ताकि वहाँ फ़ौज की इतनी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट ये कोई करता नहीं है, और ये इतना आसान भी नहीं है, इसके बारे में आपको आगे थोड़ा बताऊंगी। लेकिन कश्मीर में क्या हुआ कि फ़ौज के वहाँ रहने से बहुत ही लोगों में
बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आई। और जो आप अपने भाई या पिता को ऐसे आधी रात में, देर रात में घर से खींच के बिना वारंट के कहीं ले गए अगर सरकार, और कोई बताता नहीं है क्या हुआ, इनकाउंटरें होती है, इससे ना लोगों में विश्वास नहीं पैदा होता है। लोगों को लगता है कि हमको वो अपनापन और वो हक नहीं मिल रहे हैं जो बाकी भारत में नागरिकों को मिल रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान ने ज़रूर बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही बुरा रोल अपनाया है। ऐसे उन्होंने जहाँ भी वो लोगों को भड़का सकते थे, उन्होंने कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी इसमें। और जहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ उनकी फ़ौज ने, अब वो सामने से तो वो भारत से जीत नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने मिलिटेंट टेररिज्म को ट्रेनिंग दी, हथियार दे, और उनको भेजते रहे हैं कश्मीर में। और बाकी सारा आपको मालूम होगा, ये पार्लियामेंट में अटैक हुआ, मुंबई में बहुत ही दर्दनाक अटैक हुआ, ये सब होता उन्हीं के सपोर्ट और इंस्टिगेशन से हो रहा है। लेकिन ये नहीं है कि सब पाकिस्तानी इसके सहमति में हैं। जिस तरीके से इंडिया में भी लोग हैं जो कहते हैं कि मुद्दों का हल होना चाहिए और सिर्फ रोष में आके और बदले के भाव से हमको नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन सुनने वाले कौन हैं? ओके। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कोई अच्छे घर से तो कोई टेररिस्ट मैंने अभी तक नहीं देखा है निकलते हुए। एक था वो उसामा बिन लादेन, जो बहुत रईस था, बट वो एक लौता था, उसके साथ जो लोग थे उनके पास कुछ भी नहीं था। जो कसब जिसको यहाँ मुंबई वाले हादसे में पकड़ा गया और उसको फांसी हुई, वो क्या था? वो एक जेब कतरी था, पिक पॉकेट, उसका कोई नहीं था। ऐसे ऐसे लोगों को वो उठा के उनको बताते हैं कि अब हम आपका घर बनेंगे, हम आपको ये देंगे। और ऐसे ही लोगों को आप का दिमाग आप फिरा सकते हो। तो एक नज़रिए से देखा जाए तो ये हिंदुओं और मुसलमानों या भारत और पाकिस्तान के बीच की चीज़ नहीं है। मुद्दा है कि जो गरीब और अमीर, या जो शक्तिशाली है, एक तरफ गरीब है, उसको यूज़ किया जा रहा है। इन अटैक्स में वही सामने होता है, वही ज़्यादा मरता है, और अटैक करने में भी वही सामने वो उसी से करवाया जाता है। ओके, आप ये भी सोचिए। क्योंकि देखिए, वार तो 3 बार ही हुए हैं और हम जीते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ है? वार के बाद पाकिस्तान तो मतलब अभी भी पाकिस्तान है, कश्मीर अभी भी कश्मीर है, और बाकी इंडिया अभी भी हिंदुस्तान है। ये तीन चीज़ें, ये लोग और ये मुद्दा गया नहीं है। यस, अपने बदले की जो भड़क थी, वो गर्मी थी, वो हाँ, हमने कुछ देर वार करके हमने उसको निकाला। लेकिन उसमें भी कौन गया? हाँ, सबसे पहले जो सबसे समाज में जो सबसे नीचे है, जो सबसे कमज़ोर है, जिसका धन वगैरह सबसे कम है, पहले उन्हीं के घरों से लोग जाएंगे लड़ाई जंग में, बाद में हमारे घरों से। आप इसको याद रखिए। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, तो इस वजह से वहाँ ये कश्मीर में एक तरफ बहुत मिलिटेंसी होती रही, और दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार की तरफ से फ़ौज भी वहाँ रही। और ये जो अलगाव कश्मीर और बाकी देश से था, वो बार बार उसको ज़्यादा करने के लिए बहुत सारे शक्तियाँ थी जो उसको ये वहाँ की चीज़ों को बिगाड़ रहे थे, इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ। जब ये कश्मीर मुद्दा पहले आया था, तो फिर बात हुई थी कि वहाँ वोट होना चाहिए, जिसको अंग्रेज़ी में रेफरेंडम कहते हैं, कि वहाँ के लोकल कश्मीर खुद वोट डालेंगे कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होना चाहते हैं। और यूनाइटेड नेशंस, जो पूरे देश के
उसको मैं आपको कैसे मुझे मालूम है कि लोगों को मालूम नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, लेकिन इसलिए मैं समझा रही हूँ कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसमें इतना इतना मतलब इतनी मौतें और इतना वो ख़राब था टाइम कि सब देशों ने डिसाइड किया कि हमको हमारा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसा विश्व युद्ध फिर से ना हो, और बातचीत से मसलों का हल निकाला जाए। और अगर कोई ऐसे बदमाशी, एक देश बदमाशी करने की कोशिश करता है तो सब बाकी सब एकजुट होके उसके सामने खड़े हो जाए, फिर ऐसे युद्ध नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थान बनाया गया वो है यूनाइटेड नेशंस। और यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम ये रेफरेंडम कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब ये वार और मिलिटेंसी वगैरह हुए तो भारत कहने लगा कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो हालात ही ऐसे नहीं हैं कि ठीक से कोई ऐसा रेफरेंडम हो। और भारत ने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि ऐसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी भारत से अलग होना चाहते हैं। हम जब वहाँ इलेक्शन हम करते हैं तो वो उसमें आके वो वोट करते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो रेफरेंडम की अब ज़रूरत भी नहीं है। वो तब था, अब बात अलग हो गई है। लेकिन ये मसला कभी चुप नहीं हुआ, और एक किसी ना किसी वजह से डिमांड वहाँ से आती रही। और विदेश में भारत की बहुत बेइज्जती भी हुई। ये जब मैं विदेश में पढ़ती थी 1999 के दशक में, तो मेरे जो फेलो स्टूडेंट थे कॉलेज में, वो पूछते थे, जो इंडियन पाकिस्तानी नहीं, जो गोरे थे, जो जैसे जो अमेरिका से कोई है, कहना कि तुम लोग कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हो और वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। तो मुझे उसका जवाब देना पड़ता था कि देखिए वहाँ अभी मुश्किल हालात, बहुत मुश्किल हैं। और जब हम कहते हैं कि हमने इलेक्शन करें तो वो कहते कि आपने इलेक्शन को रिग किया है। और फिर एक और चीज़ होने लगा कि जो मिलिटेंट जो थे वो नहीं चाहते थे कि इलेक्शन में जो कि जाके लोग वोट दे, क्योंकि उससे ये लोगों में ये बात होती है कि नहीं, अब कश्मीर तो भारत के साथ खुश है, उनके सिस्टम में, उनके प्रयोजन में वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो लोगों को वोट डालने के लिए उनको धमकी देके उनको घर बंद कर देते थे, हड़तालें होती थी। तो इस सिचुएशन में मुद्दे का हल ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। और आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे, माफ़ कीजिए 20 मिनट के ऊपर हो गए, लेकिन लंबी बात है और मैं इससे छोटा कैसे करूँ। आप कहीं भी देखेंगे कि जब ये आतंकवाद और सब जब शुरू हो जाता है ना किसी भी जगह में, जब उसकी जड़ें वहाँ हो जाती हैं, तो जो भाईचारे, अमन और शांति की जो आवाज़ है, अपने ही कम्युनिटी से पहले उन लोगों को चुप कराया जाता है। आप समझे? तो या तो उनको मार दिया जाता है या उनको बताया जाता है कि तुम ये सब बंद करो, हम तुमको अब जैसे किसी को चाहिए कि अमन और शांति और बातचीत से किसी मुद्दे का हल हो, तो वो कैसे हो सकता है? उसको सामने से आके पब्लिक में अपनी बातें रखनी होंगी और बातचीत शुरू करनी होगी, लोगों को इकट्ठा करना होगा। और लेकिन जब ये इन सारी चीज़ों से उनको मतलब रोक डाल दी जाती है, तो फिर वो नहीं होता है। ओके, सो इस सिचुएशन में जिसने इसको ज़्यादा करीब से स्टडी नहीं किया हो, वो कह सकता है कि ये सारे लोग मिलिटेंट हैं, इनको अमन और शांति में कोई विश्वास नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हालात ऐसे खड़े किए गए हैं कि अमन और शांति और भाईचारे की जो आवाज़ है, उसकी जो ज़बान है, उसको काटी गई है, उसको बंद कर दिया गया है। लेकिन अपने दिल में, घर में बैठे बैठे, आज तक मेरा दावा है, ऐसा कोई जगह नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ लोग नहीं चाहते हैं कि ये दहशत और हिंसा ख़त्म ना हो और लोग अमन और शांति से अपना ज़िंदगी जिएं। ऐसा कोई जगह ही नहीं है। ओके, अब ये एनीवे, सो बीजेपी की तरफ से या ये जो उग्र हिंदू हैं, ये कहते हैं कि इसका कभी कोई हल ही नहीं निकाला गया है और हमें ही मारा गया है, ये वो। लेकिन आप देखिए कि मामला इतना पेचीदा है, हल निकालना इतना आसान नहीं है। और किसी में है वो हिम्मत, क्योंकि मैं आज भी कह रही हूँ कि आज कोई खड़ा हो जाए, कोई कश्मीरी या कोई भी दिल्ली से कोई खड़ा हो जाए और कह रहे कि मैं इसका हल निकालूंगा, मैं बातचीत करूँगा,
मैं हर जगह की बात सुन के, हर पक्ष की बात सुन के मैं ऐसे हल निकालूंगा कि सब खुश रहे। उसकी मौत उसी दिन तय है, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं और वो करने भी नहीं देंगे। ये सब कॉम्प्लिकेशन है। इस बीच में फिर लेकिन बीजेपी का हमेशा यही दावा था कि आप कश्मीर पे बहुत ही आप और ज़ोर दीजिए, आप और फ़ौज डालिए, आप उनके मिलिटेंसी को हम वहाँ से काट के निकालेंगे, इधर उधर घर में घुस के मारी, ये वो है ना। तो जब मोदी 2019 में आए केंद्र सरकार में, तो उन्होंने कानून पास किया कि आज से कश्मीर में कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होगी। हाँ, अच्छा, एक और बात है जो मैं आपसे कहना भूल गई, और वो ये है कि ये पहले हुआ था 1999 के ही दशक में कि एक बार एक मिलिटेंसी का ऐसा दौरा हुआ कि कश्मीरी पंडित जो वहाँ के हिंदू थे उनको बहुत डराया धमकाया गया और मारा गया, और मतलब बात यहाँ तक आ गई कि वहाँ से कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। और उस टाइम गवर्नर तो बीजेपी के ही थे, उन्होंने खुद बोला कि आप यहाँ से भागो, और मतलब कि मामले को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया। लेकिन जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। और जो ये कश्मीर में जो हिंदू मुस्लिम मिल के जो उनका रहने सहने, उनका पूरा जो कल्चर था, उसको तोड़ा गया, ये तो है। और कुछ कुछ जगह में जो बहुत ये कट्टर इस्लामिक तौर तरीके हैं उनको लाया गया, जो कि वो पाकिस्तान में भी ऐसे नहीं हैं, और बहुत मुस्लिम देश है जिसमें ऐसी चीज़ें नहीं हैं। वो कट्टरपन आम ज़िंदगी की, जैसे गाने बजाने को बंद करना या औरतों को बिल्कुल ढक के रखना, ये सब बहुत मतलब नहीं होता है। बट एनीवे ये वहाँ हुआ, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी हुआ है इसमें हर पक्ष कहीं ना कहीं दोषी है। लेकिन ये जो पक्ष है ना, ये आम आदमी नहीं है। इन पक्षों को बहुत ताकतवर लोगों शक्तियों ने बनाया है, जिसको आम आदमी से कोई परवाह नहीं है। ओके, ये हम लोगों को ये याद रखना चाहिए। और इन बड़ी ताकतों की लड़ाई में हमको अपना सिर नहीं डालना चाहिए। उनको कुछ करना है तो वो करे। आप अपने जो समाज में आप कहीं आप ड्राइवरी कर रहे हैं या जहाँ कहीं काम कर रहे हैं, आप वहाँ का वातावरण ख़राब ना करें, क्योंकि अंत में ये लोग आपके पीछे ही आएंगे, आपकी कौन सुनेगा। सो एनीवे, सो ये सब हुआ कश्मीर में। और फिर जब मोदी आए तो उन्होंने स्पेशल स्टेटस रद्द कर लिया, और वहाँ एक इमरजेंसी रूल टाइप कर दिया, और उनका दावा था कि अब हम आ गए हैं और हमने कश्मीर को सीधा कर दिया, और ये सब। फिर अब वहाँ शांति है, अब वो भारत का पूरा हिस्सा बन गया है। और इन्होंने ही लोगों को फिर कहने लगे कि आप जाओ, आप वहाँ टूरिज़्म करो, ये है मिनी स्विट्ज़रलैंड में जाओ। ये मिनी स्विट्ज़रलैंड के बारे में जब मैंने सोचा ना, वहाँ जो थे पर्यटक, जो टूरिस्ट थे, उनमें से कोई करोड़पति था, कोई लखपति था। वो लोग तो असली स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं। ओके, तो जो वहाँ गए थे टूरिस्ट, वो भी आम जन ही थे, और उन्हीं को मारा गया। और दावा किसका था कि वहाँ सब कुछ ठीक है? इन्हीं मोदी का दावा था। और अपनी गलती कबूल तो करते नहीं हैं, और वो वहाँ गए भी नहीं हैं। टूरिस्ट को वहाँ भेज रहे, खुद नहीं गए हैं। ये क्या बात हुई? और अब हर जगह जो मुझे समझ में आ रहा है, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, मोदी ने बिहार में जाके अंग्रेज़ी में भाषण दी, जो वो कभी नहीं करते हैं। उनका यही आइडिया है मेरे ख्याल से कि वो जंग शुरू करना चाहते हैं। ओके, और इसके बारे में मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि अगर जंग होने वाली है तो हम सब एक बहुत ही बुरे समय के तरफ जा रहे हैं। तो कम से कम आप अपने आसपास का माहौल तो आप सुखमय और थोड़ा सा उसको शांत बनाने की कोशिश करें। और आप ये याद रखें कि 3 बार वार हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान हारी है, फिर भी ये मुद्दा हल नहीं हुआ है। और ये सब सुन के अगर आपको लगता है कि आप कश्मीर मसले का कोई हल है, तो प्लीज़ आप मुझे तुरंत बताएं, आप कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता, और मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ।
आई मीन और लोग हैं मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड, उनको भी इसका हल नहीं मिल रहा है। और जैसे हमें इसका कोई हल नहीं दिख रहा है जो कश्मीर में नहीं है, वैसे कश्मीर में बैठा हुआ भी बंदा, बंदी, माँ, बाप, उनको भी ये किसके पास हल है? तो आप फिर ये मत सोचिए कि ये इनका कसूर है कि इसका हल नहीं है। सबसे पहले तो कश्मीरी मुस्लिम ही चाहता है कि इसका हल हो। जय हिंद।